हेलो बेटा, हाउ आर यू ऑल। बेटा स्वागत है आज के हमारे इस डिस्कशन में आपका। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 9 से रिलेट करता है एंड द टॉपिक नेम इज़ वर्क पावर एंड एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर discussing about the basic content of the chapter which is described on the display as you shown clearly. Our first content topic is work. Initially our first topic is about work done. What is work done, what is their type, simply the all parameter related with the work done which we have discussed in the present session. और बेटा उसके बाद सेकंड क्या रहेगा, वर्क डन एनालिसिस। अगर किसी बॉडी पे किसी सर्टेन एंगल पे अगर फोर्स लगा रखा है तब वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। द टॉपिक ऑफ पावर, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एंड द लास्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये क्लास 9th का हमारा डिस्कशन रहेगा आज का। तो मैं हमारे आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। जो जो बात मैं मेनली बोलूँगा प्लीज़ स्क्रीन को पॉज करके आप उसको नोट कीजिएगा। और जो भी अगर आपको डाउट बने तो कमेंट सेक्शन में जाके आपका जो भी क्वेश्चन राइज होता है एज इन डाउट आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो बेटा मैं आज के सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, आर यू रेडी? ओके बेटा, सिंपली टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक अबाउट वर्क डन। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं कि वर्क डन होता क्या है बेटा, अगर मैं आपको वर्क डन के बारे में बताता हूं, इसको हम बोलते हैं कार्य। ठीक है, तो वर्क डन से आप क्या समझते हैं? डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे आप काम करते हो, चाहे वो मस्कुलर वर्क है, ठीक है, मेंटली एक्सर्शन है, और इन सभी को हम जैसे बहुत सारा काम करते हैं। जैसे कि आप सुबह अपने घर से बैग लेके स्कूल में जाते हो, ठीक है, मस्कुलर वर्क होता है। फिर पूरा दिन आप मेंटली वर्क करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हो, जो भी टीचर आपको होमवर्क देता है उसको अच्छे से पढ़ते हो, है ना बेटा। तो सारी चीज़ें वर्क के अंदर काउंट होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं फिज़िक्स के लैंग्वेज में वर्क को सिंपली डिफ़ाइन करना चाहूँ तो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वर्क डन सिंपली डिफाइंड होता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल और ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव। मतलब ये है बेटा कहने का, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास कुछ भी हो सकता है, सर्टेन मास है, मान लो m मास है, और मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगा दिया बेटा F। ठीक है, तो अगर ये बॉडी, ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अभी क्या होता है ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, प्लीज़ लिसन मी क्लियरली एंड केयरफुली। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास और यहाँ पे मैंने F फोर्स अप्लाई कर दिया, और जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और अब क्या होगा, इस फोर्स के इफ़ेक्ट की वजह से ये बॉडी मूव कर जाएगी। तो सिंपल मीनिंग ये है मेरा, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था बेटा वो भी तो मूव करेगा ना। से द बॉडी विल कवर डिस्टेंस ऑफ S। तो मैंने कितना फोर्स लगाया F पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, और जो ये S डिस्टेंस कवर करगी बॉडी। अब जो वर्क डन होगा बेटा, सिंपली अगर मैं बताऊं तो अगर अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये बनेगा बेटा वर्क डन। सिंपली अगर एक बार देखो, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे भी लिख भी रखा है, ये रहा यहाँ पे, वर्क इज सेड टू बी डन। कब होगा बेटा वर्क? व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव।
वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। बेटा मेरी बात समझ में आई आपको? अगर मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया है ना, जो भी बॉडी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, तो जो वर्क डन की जो इक्वेशन बनेगी ना मैथमेटिकली, वो डिफाइन होगी बेटा द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ये बनेगा बेटा इसका। देखो आगे ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड, किधर बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या हुआ जो ये वर्क डन होता है ना, ये बेसिकली यहाँ पे दो मेन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है उसके मैग्नीट्यूड पे, ठीक है ना भाई, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स मैंने अप्लाई किया है, और एक डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और सेकंड यानी कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया है फोर्स अप्लाई करने के बाद उस डिस्टेंस पे कवर करता है। लेकिन बेटा अगर मैं एक दो छोटे छोटे पॉइंट और आपको बताऊंगा ना, तो आप नोट की लीजिएगा। ये दो पॉइंट तो है ही है, लेकिन एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड पॉइंट बेटा मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। द थर्ड पॉइंट इज जो वर्क डन होता है बेटा, ये जो मैंने बोला है यहाँ पे, जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। आप पूछो सर ये कैसे होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे क्यों डिपेंड करता है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ बेटा। मान लो ये कोई बॉडी है मेरे पास, ठीक है बेटा, और ये फ्लेक्सिबल बॉडी है। कैसी बॉडी है बेटा? ये फ्लेक्सिबल बॉडी है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, तो बेटा अगर ये फ्लेक्सिबल बॉडी है और मैंने इस पर फोर्स लगा दिया F, ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो क्या होगा? मान लो बॉडी की शेप चेंज हो गई, बॉडी ऐसी होगी हमारी, यानी कि अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, बॉडी की शेप ऐसे हो जाएगी बेटा, ऐसे। ठीक है, अब बॉडी ने तो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया ना, बॉडी तो वहीं पे है ना, लेकिन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है बेटा वो यहाँ की बजाय इधर चला गया। इसका मतलब है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, जो हम पढ़ते आए हैं, किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये बॉडी का नहीं होता, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है। क्या मेरी बात आपको क्लियर है बेटा? वर्क डन में W इक्वल टू F इंटू एस होता है। S को आप डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो। ये डिस्प्लेसमेंट होता किसका है? ये बॉडी का होता है क्या? नहीं बेटा, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉडी, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है ना, उस पॉइंट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बोलना बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ बेटा, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगेगा तो उस फोर्स से जो बॉडी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो मूव करेगा इन द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो वर्क डन का अमाउंट होगा या मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, वो बेटा बेसिकली तो दो हैं, लेकिन मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सेकंड जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एंड थर्ड वन इज द वर्क डन ऑल्सो डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात आपको समझ में आई। प्लीज़ अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से नोट करके आप देखो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा हमारे इस डिस्कशन को मैं आगे और बढ़ाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बेटा यूनिट ऑफ वर्क। अभी तो काफ़ी सारा टॉपिक पेंडिंग है बेटा ये लेके। अब यूनिट ऑफ वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेटा जो SI यूनिट होती है ना, SI यूनिट, उसको बोलते हैं हम जूल, उसको जूल बोलते हैं बेटा। और जो CGS यूनिट होती है वर्क की, उसको बोलेंगे अर्ग। क्या बोलेंगे बेटा?
अर्ग। ठीक है सर, जूल कैसे डिफाइन करोगे? तो इधर देखो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए रहा। तो अभी मैंने बताया ना कि वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जी फोर्स किस में रहेगा, जूल में। कब? व्हेन फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। देन वी वांट्स टू डिफाइन द वर्क डन ऑफ 1 जूल। हम चाहते हैं कि हम 1 जूल का वर्क डिफाइन करेंगे, तब मेरा फोर्स भी कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा कितना हो जाएगा, 1 मीटर। देन सिंपली द वर्क डन ऑफ 1 जूल इज सिंपली डिफाइंड एज व्हेन a force of 1 Newton applied on a body, then the point of application of body is displaces through a distance of 1 meter, then the amount of work done is said to be 1 joule। एक होता है CGS बेटा, CGS में होता है अर्ग। तो 1 अर्ग किसके बराबर होगा, 1 अर्ग तब होगा बेटा जब फोर्स किस में होगा, डायन में, और डिस्टेंस किस में होगा बेटा, सेंटीमीटर में। हमें पता है ना बेटा, फोर्स का जो CGS यूनिट होता है वो डायन होता है। अगर मैं यहाँ पे रिलेशन निकालूंगा ना, यानी कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, ये मोस्ट कॉमन रिलेशन है बेटा, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा बेटा 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। सर ये कैसे आया, तो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा बेटा ये कैसे आया। ठीक है तो देखो 1 जूल इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब इसको तो ऐसे कैसा रखेंगे, अब न्यूटन को बदलो डायन में, तो हमें पता है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डायन। ठीक है बेटा, डायन। और 1 मीटर किसके इक्वल होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर के। तो इसको क्या लिखूंगा मैं प्यारे बच्चों, 1 जूल इक्वल टू, देखो 10 पावर कितनी होगी बेटा, 10 पावर होगी 7, और ये क्या लिखूँ, डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू डायन होता है बेटा अर्ग। तो यानी कि वी विल कंक्लूड दैट 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई मेरी बात ये, ठीक है ना बेटा। तो ये होती है यूनिट ऑफ वर्क। SI इज जूल, CGS इज इन अर्ग, एंड ये बेटा उसका रिलेशन है जूल का और अर्ग का। ठीक है बेटा, तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। अब एक क्वेश्चन देखो आप, सिंपल सा। इसने क्या बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोग खुद भी कर सकते हो। अपनी स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो बेटा। हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 10 न्यूटन का फोर्स कितना वर्क करेगा इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे बेटा कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, F इंटू में S। तो वर्क डन पूछा है, फोर्स कितना दे दिया बेटा, 10 न्यूटन, और दूरी कितनी कवर कर रहा है वो, 1 मीटर। तो किसके इक्वल आ जाएगी, बोलो बेटा, जो 10 जूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अब थोड़ा और इसको आगे लेके चलते हैं। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटा, वो आ गया वर्क डन एनालिसिस। तो बेटा जी मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। वर्क डन एनालिसिस का मतलब ये होता है, देखो मैंने वर्क डन के बारे में बता दिया, उसकी यूनिट के बारे में बता दिया। अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ वर्क डन। तो बेटा जी टाइप की अगर बात करूँगा ना, अगर मैं टाइप्स की बात करता हूँ, तो वर्क डन बेसिकली 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक होता है बेटा जीरो वर्क डन। 3 तरह का वर्क डन होता है बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है सर, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, तो अभी मैं बताना चाहूँगा। तो बेटा जी पॉजिटिव अगर मैं वर्क डन की बात करता हूँ, पॉजिटिव वर्क डन, इसमें क्या होगा, मान लिया अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मैंने फोर्स उस पर अप्लाई कर दिया, अगर बॉडी मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि अगर बॉडी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तब मेरा वर्क डन क्या होगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है, अगर बेटा अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी इधर मूव कर रही है, बॉडी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में मूव कर रही है, इधर मान लो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इधर फोर्स लग रहा है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा बेटा जी वो नेगेटिव होगा। और जिसमें अप्लाइड फोर्स मान लो इधर है और बॉडी चल रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये अप्लाइड फोर्स इधर है, बॉडी चल रही है ऊपर, तो उस केस में जो वर्क डन होगा बेटा वो 0 होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो आप। मैंने 3 तरह का वर्क डन बताया है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके सामने, एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। मान लिया ये देखो, ये कोई स्प्रिंग है मेरे पास, ठीक है, और मैंने इसके साथ एक ब्लॉक को अटैच कर दिया एम मास का, ठीक है बेटा। और ये स्प्रिंग जो है ये इलास्टिक स्प्रिंग है बेटा। अब मैंने क्या किया, अब इसका के स्प्रिंग कांस्टेंट है भाई, ये मान लो यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ पे था। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया बेटा इधर। अब क्या होगा, इस फोर्स से स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, एलोंगेशन आ जाएगा। किधर आएगा सर, देखो इधर, यहाँ पहुँच गया मान लो ये, तो देखो फोर्स किधर लगाया मैंने, सर इधर लगाया। ये कौन सी फोर्स है बेटा, ये एक्सटर्नल है, यानी कि मैंने लगाई ये फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर कवर किया, बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी इसने इधर कवर किया, एस या एक्स बोल दो आप, कुछ भी बोल दो। तो बताओ अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आए हैं, तो इसका मतलब ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अब एक बात और बताओ मुझे छोटी सी, जब स्प्रिंग में खिंचाव आना शुरू हुआ, जब स्प्रिंग में खिंचाव आना शुरू हुआ तो स्प्रिंग ने फोर्स किधर लगाया, स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, बोलो बेटा, स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ इधर, क्योंकि वो चेंज होने को अपोज करेगा, एफ स्प्रिंग। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगा ना बेटा तो स्प्रिंग वापस उधर भागेगा, क्योंकि उसको कौन लेके जा रहा है, उसको स्प्रिंग फोर्स लेके जा रहा है। अब एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पे इधर फोर्स लगाया तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगना शुरू हुआ, पीछे। तो बताओ स्प्रिंग फोर्स तो पीछे लग रहा है, लेकिन बॉडी डिस्प्लेसमेंट किधर कवर कर रही है, राइट में। स्प्रिंग फोर्स किधर है, लेफ्ट में। तो बताओ कितना एंगल होगा यहाँ पे, 180 डिग्री। तो अगर मैं लिखूँगा, देखो ध्यान से, अगर मैं लिखूँगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। और अगर लिखूँगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना आ जाएगा बेटा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा जी, बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर फोर्स लगा दूं, अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है अप्लाइड डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वर्क। और अगर मान लो फोर्स लग रही है पीछे और बॉडी जा रही है आगे, तब जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। अपनी स्क्रीन को पॉज करके बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। देखो एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। मान लिया ये ग्राउंड सरफेस है और इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। ठीक है बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है बेटा, ग्रेविटी की वैल्यू, और वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बिल्कुल सही बात है। तो इसका वेट कितना लग रहा है, mg। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने इस ब्लॉक को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। इस ब्लॉक को मैं इतने ही फोर्स से कहाँ लेके जा रहा हूँ, ऊपर। ऊपर लगा दिया मैंने इसको mg फोर्स, इसके बराबर, क्योंकि
मैं इस बॉडी को इतना इतना साइलेंटली लेके जाऊंगा कि इस बॉडी को भी नहीं पता कि ये मूव कर रही है, विदाउट एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, तो मान लो ये बॉडी ऊपर जा रही है और इस बॉडी को मैं यहाँ तक लेके चला गया, तो ये कौन लेके जा रहा है इसको ऊपर? कौन लेके जा रहा है बेटा? ये एक्सटर्नल लेके जा रहा है, यानी कि मैं लेके जा रहा हूँ। और मैंने किसके बराबर फोर्स लगा रखा है? इसके वेट के बराबर। और मान लो बॉडी मूव करगी एच हाइट, तो बताओ मैंने कितना वर्क किया, यानी कि एक्सटर्नल ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। जल्दी बोलो, बोलो बेटा, एक्सटर्नल ने कितना वर्क किया? जल्दी बताओ। मैंने कितना, क्या लिखूँ यहाँ पे? एक्सटर्नल का फोर्स इंटू दूरी कितनी कवर की उसने? एच। तो कितना लगाया मैंने लगा दिया mgh, क्योंकि देखो मेरी फोर्स भी ऊपर है, एक्सटर्नल की फोर्स की डायरेक्शन भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है ही, तो इसका मतलब ये वर्क कैसा आ जाएगा? ये पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इसके साथ में एक बात और ध्यान से सुनो, जब मैं इसको ऊपर लेके गया तो ग्रेविटी उस पर फोर्स कहाँ लगा रही है? सर नीचे लगा रही है वो तो बेटा जी ग्रेविटी ने फोर्स कहाँ लगाया? ग्रेविटी ने फोर्स लगाया बेटा नीचे। सर नीचे किधर? ग्रेविटी ने लगाया बेटा नीचे। कितना? mg। अब ध्यान से सुनना, ग्राउंड सरफेस से लेके h हाइट तक ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगा रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड mg। अब ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे लग रहा है बेटा, लेकिन बॉडी कहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है? ऊपर। तो बताओ अलोंग है या अपोजिट है? बोलो बेटा, ग्रेविटी की फोर्स तो नीचे है, बॉडी जा रही है ऊपर, तो दोनों ये सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है? सर ये तो अपोजिट डायरेक्शन आ गई। अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसका मतलब बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेविटी का वर्क डन लिखूंगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का लिख दो या ग्रेविटी का, तो वो बेटा माइनस mgh आएगा। सर ये माइनस साइन क्या बताता है? बेटा जी ये नेगेटिव साइन बताता है कि जो बॉडी है ना वो अर्थ के द्वारा या ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा बाउंडेड है। द नेगेटिव साइन विल शो द अट्रैक्शन ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं ये कंक्लूजन इसमें निकालना चाहता हूँ, अगर बॉडी मूव कर रही है अप्लाइड फोर्स के अलोंग, देन वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। अब बताओ, देखो यहाँ पे, अब देखो जो भी डिस्प्ले पे दिख रखा है, जल्दी से इसको सबमिट करते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ मेरी हर बात आपको समझ में आ रही है। वर्क डन बाय फोर्स, वर्क इज सेट टू बी डन बाय फोर्स इफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी कि इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। और अगेंस्ट में बेटा, अब एक बात बताओ, आप अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो और आपने अगर पैडलिंग करना बंद कर दिया तो साइकिल किस दूरी के बाद रुक जाएगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगेगा। टायर, जो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टायर एंड रोड विच इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द मूवमेंट ऑफ साइकिल और बाईसाइकिल, तो उस केस में जो वर्क डन होगा बेटा वो अपोजिट हो जाएगा। मतलब जो फोर्स लग रही है और बॉडी के जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट होती हैं, तो इस केस में क्या लिखूँगा मैं? नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ, देखो ये बात मैं कर चुका हूँ, हालांकि ये सारी बात हो चुकी है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, बताओ ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे वर्क करेंगे? जो मैंने बताया वही बात है सारी की सारी। देखो कैसे, अगर हम लिफ्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, अप्लाइड फोर्स हैज़ टू बी इक्वल एंड अपोजिट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो मैंने वेट नहीं बोला था mg, उस mg के बराबर मुझे ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। m अगर मास है और उसको अगर मैं h हाइट तक लेके गया तो बेटा देखो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर? अच्छा ये कोई बॉडी है ऐसे रखी है ना, तो mg तो उसके ऊपर क्या लग गया? ग्रेविटी पुल। और अगर मैं उतना ही फोर्स कहाँ लगा दूंगा? एक्सटर्नल ने ऊपर लगा दिया, तो w स्टैंड वर्क डन दिखे रहा, तो ये पॉजिटिव है अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो। और अगर mg नीचे है और h ऊपर है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव है। अगर mg ऊपर लगा रखा है और h भी ऊपर है तो पॉजिटिव है।
ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। देखो अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग ए कार्ट। किसी कार्ट को हमने पुश किया, तो उसको पुश करने के लिए हमें थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू दिस। फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है ना, ये इधर लग रही है फोर्स तो 120 न्यूटन का पीछे, और बॉडी जा रही है उधर। और बॉडी कितना चल गई बेटा, बॉडी को मैंने मूव करवा दिया 100 मीटर की दूरी पे। तो बताओ भाई वर्क डन किसके इक्वल होगा। पहले ये बताओ मुझे, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ बेटा। फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, बॉडी आगे जा रही है, तो ये वर्क डन कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा बेटा। और कितनी वैल्यू आएगी बताओ, तो W इक्वल टू 120 इंटू 100, यानी कि किसके इक्वल आ गया, 12,000 जूल के बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यार 12,000 जूल। ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो भाई पक्का। ए बॉडी ऑफ मास m, बोलना बेटा, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg डिस्प्लेस कर दिया थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अंडर द एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द वर्क डन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला ये, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बेटा। बॉडी का मास कितना है 5 kg, ठीक है, उसको 4 मीटर तक मूव करवा दिया, यहाँ तक 4 मीटर तक मूव करवा दिया अंडर द एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना लगाया बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क डन निकालना है, तो एक काम करो, पहले F निकाल लो बेटा। F किसके बराबर होता है, m ए, किसने बताइए, न्यूटन सेकेंड लो। तो F निकाल लो। मास कितना है बॉडी का 5, A कितना है 3, तो फोर्स कितनी लगी 15 न्यूटन। अब इस 15 न्यूटन फोर्स ने 15 न्यूटन फोर्स ने इसको 4 मीटर तक डिस्प्लेस करवा दिया, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया 15 इंटू 4 इंटू जूल, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना बेटा, वेरी गुड। अब एक बात और बताओ, ठीक है, और सारे केसेस हो गए। अब ये है कि अगर फोर्स किसी एंगल पे लगे, या तो अलोंग लगा लो या अपोजिट, दोनों की बात कर ली। अगर किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है तब जाके कैसे आप वर्क डन निकालोगे वो मुझे बताना है। तो मान लो F फोर्स बेटा एक्ट कर रही है किसी थीटा एंगल पे, तो देखो इधर ध्यान से, मैंने क्या बोला है पता है, अगर ये कोई बॉडी है m मास की, तो mg तो इसका वेट होगा नीचे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब बेटा अगर किसी एंगल पे इस पे फोर्स लगा दिया ना, मान लो थीटा एंगल है ये, तो क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। फोर्स के है ना 2 कंपोनेंट आ जाएंगे बेटा, ठीक है। देखो मैं एक बार अगर डायग्राम बना के दिखाऊंगा ना, देखो यही था, मान लिया ऐसे अगर फोर्स लग रही है F, ठीक है, मैं इसको रफ कर दूंगा बाद में। तो बेटा उस फोर्स ने थीटा एंगल बना रखे है x एक्सिस के साथ। तो एक बात बताओ, तो इस फोर्स की कितने कंपोनेंट आएंगे बेटा, 2 आएंगे, ठीक है ना। एक तो इधर आएगा Fx और एक इसके परपेंडिकुलर में जाएगा Fy। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, फोर्स अगर जिसके साथ भी एंगल बनाती है ना बेटा, अब आप खुद बताओ मुझे, ये एंगल x के साथ बना हुआ है कि y के साथ बना हुआ है, सर x के साथ। तो जिसके साथ एंगल बनता है ना बेटा, उसके अलोंग हमेशा कोस कंपोनेंट आता है। कैसा कंपोनेंट आएगा, कोस। और जो बाकी बच गई उसके अलोंग कौन सा आएगा, साइन। याद कर लियो बेटा, क्योंकि आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे ना आप लोग, तब आपको अच्छे से बताया जाएगा। फोर्स ने जिसके साथ एंगल बनाया, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाया, उस एक्सिस के अलोंग तो कोस कंपोनेंट आएगा, और जो उसके परपेंडिकुलर बच गया उसके अलोंग साइन कंपोनेंट आएगा। देखो इधर ये F कोस आ गया बेटा, और इसके परपेंडिकुलर में F साइन आ जाएगा। अब सर बॉडी को चला कौन रहा है, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम मैनेज करता हूँ, तो बताओ F साइन थीटा किसके बराबर है, ये तो mg के बराबर आ गया। यानी कि वर्टिकल में तो बॉडी का वेट है वो बैलेंस हो गया। क्या हो गया बेटा, वर्टिकल में तो बॉडी का वेट बैलेंस हो गया।
अब इसका मतलब इसको बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं। इसका मतलब द कंपोनेंट एफ कोस थीटा विल मूव बॉडी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन आएगा बेटा वो किसके बराबर आएगा, वो बनेगा W इक्वल टू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कोस थीटा और बॉडी दूरी कितनी चल गई सर S, ये बनेगा बेटा वर्क डन। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही बात है ना बेटा। और सुनो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये m मास की बॉडी है और अगर ऐसे लग रही है फोर्स, 99% आपको एंगल वो x एक्सिस से देगा, लेकिन हमेशा एंगल x एक्सिस से हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ से एंगल दे देगा ना बेटा तो इधर अब की बार कोस बनेगा, तो इधर क्या बनेगा कोस थीटा, इधर क्या बनेगा बेटा एफ साइन थीटा, इधर क्या बनेगा एफ साइन थीटा, ये क्या बन गया बेटा mg। अब की बार mg को कौन बैलेंस कर रहा है एफ कोस थीटा, और अब की बार बॉडी को चलाने में हेल्प कौन करेगा एफ साइन थीटा। तो वो देखना पड़ेगा हमें कि वो एंगल किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया गया है। नहीं आया बेटा समझ में? तो ये किसी एंगल पे है, तो बाकी आपके सिलेबस के लिए ये फॉर्मूला वर्क करेगा बेटा। एफ एस और उनके बीच में जो एंगल होगा उसका हमें कोस लेना है बेटा, कोस। देखिए जैसे ये आ गया। अब आगे चला क्या बोला इसने, वर्क डन व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटा अगर ये कोई बॉडी है m मास की, अगर फोर्स ऐसे लग गई और बॉडी ऐसे चल रही है डिस्प्लेसमेंट के, ये ऐसे, तो कितना एंगल होगा मान लो ये 90 डिग्री। तो इस फोर्स का इस बॉडी में मूव करवाने के लिए कोई भी रोल नहीं होगा। देखो ये जैसे ये आ गया, अभी मैंने क्या लिखवाया था W इक्वल टू क्या लिखवाया था बेटा एफ एस कोस थीटा लिखवाया था ना। अगर एंगल कितना हो जाए बेटा इफ थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा 0। सर इसका एग्जाम्पल दे दो आप, तो इसका बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक बात बताओ, ये मान लो कोई कूली है और कूली ने यहाँ पे सिर पे कोई सामान उठा रखा है अपने m मास का। अब एक बात बताओ, अब ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा ना इस ब्लॉक पे, बताओ ग्रेविटी फोर्स कहाँ लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो या ग्रेविटी फोर्स बोल दो, तो देखियो बताओ बेटा कहाँ लग रही है, ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगा रही है नीचे सर mg, और ये कूली इसको लेके कहाँ जा रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे कर रहा है ना बेटा ये, और ग्रेविटी फोर्स कहाँ लग रही है ईच एंड एवरी पॉइंट पे नीचे। तो बताओ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है सर 90 डिग्री का एंगल है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 0 वर्क डन का एग्जाम्पल होता है बेटा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? क्या मैं ये बात क्लियर समझूँ बेटा जी? अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको बार बार लिख के देखो बेटा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। किसके? 0 वर्क डन की। जैसे ये आ गया, जब मैं किसी बॉब को अटैच करता हूँ किसी स्ट्रिंग के साथ, देखो जैसे ये कोई स्ट्रिंग है और इसको मैंने किसी बॉब को अटैच कर लिया और मैं इसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से घुमा रहा हूँ गोल गोल, ये ऐसे, ठीक है क्या? तो सर को ये हॉरिजॉन्टल पाथ है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगी ना इधर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी बेटा, ठीक है? और जो बॉब हमेशा चलेगा वो आगे चलेगा। बॉब का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन है उसके डिस्प्लेसमेंट की ds की, और जो फोर्स लगेगी ना टेंशन फोर्स बोल दो, टेंशन फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल का काम करेगी, जो किसके बराबर होता है mv²/r की, अगर r इसकी रेडियस है तो जो भी टेंशन फोर्स है वो तो सेंटर की तरफ लगेगा ना बेटा। टी फोर्स मान लो रस्सी में जो खिंचाव था, और बॉडी चल ऐसे रही है ds, तो कितने एंगल है बेटा जी 90 डिग्री। तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स इन रोटेटिंग अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो मैं नहीं आया बेटा समझ में मेरी बात? या फिर ये ले लो, देखो अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है
सर सन के अराउंड। ये जो सैटेलाइट होते हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? अर्थ के अराउंड। वो सारे के सारे जितने भी हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो इसका मतलब वहाँ पे भी कोई वर्क डन नहीं होगा। कैसे सर? तो मैं इसका भी एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अगर मान लो ये सन है, ठीक है, बड़े मास का, और यहाँ से अगर ये कोई छोटा सा प्लेनेट है, मान लो अर्थ है ये, तो ये किसके अराउंड घूमेगी बेटा? गोल गोल ये सन के अराउंड घूमती है ना, बोलो बेटा। तो इस केस में क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूटल जो फोर्स लगेगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनमें कितना एंगल रहेगा? सर 90 डिग्री। तो भी यहाँ पे कितना वर्क डन होगा? 0। ठीक है बेटा, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। ये वो आ गया। अगर कोई आदमी है ना किसी रोड पे चल रहा है और उसने अपने सिर पे किसी सामान को उठा रखा है, तो ग्रेविटी की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो हमेशा उस पर नीचे लगेगी, लेकिन बॉडी की जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उसमें कितना एंगल रहेगा? परपेंडिकुलर। इसका मतलब कोई भी वर्क वहाँ पर काउंट नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। ए बॉय पुल ए टॉय कार्ट विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, विच मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखो बेटा कितना अच्छा है। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, और कितने एंगल पे? कितने एंगल पे बेटा? 60 डिग्री पे। तो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। मैंने बताया था ना, जिसके साथ एंगल बनता है उसके अलोंग तो कोस कंपोनेंट आता है। तो क्या लिखूँ? 100 इंटू कोस 60। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये फोर्स कितनी आएगी? बोलो कितनी आएगी बेटा? ये 100 इंटू कोस 60 कितना होता है बेटा? हाफ। तो कितना आ गया ये? 50। तो फोर्स तो लगी बेटा 50 इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस वो है, डिस्टेंस मान ले कितनी ले ली इसने ले ली 5 मीटर की, 5 मीटर की। तो ये अगर 5 मीटर की दूरी कवर करता है, तो 5 मीटर की दूरी कवर करेगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा? फोर्स कितना बेटा? सर फोर्स लगेगा 50 इंटू दूरी कितनी कवर की? मान लिया 5 मीटर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 250 जूल, 250 जूल का उसको वर्क करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? यस बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर का। ठीक है, तो पावर का टॉपिक मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करूँगा। आज मैंने आपको ये पूरा का पूरा वर्क के बारे में बताया है। तो मैं थोड़ा सा एक बार 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जैसे ये रहा, कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वर्क डन अपॉन ए बॉडी इज। बताओ बेटा, एक बार अपनी स्क्रीन को पॉज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से पेन कॉपी लेके अपने साथ बैठो बेटा और नोट करो मेन चीज़ों को। ठीक है, जैसे चलो ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। किसी भी बॉडी पे जो वर्क डन होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है बेटा? वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? सोचो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। वर्क डन इज ऑलवेज। क्या बेटा वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, या तीनों हो सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे। सर तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। ठीक है। नो वर्क इज डन व्हेन। बेटा बताओ वर्क कब काउंट नहीं होगा? ए नेल इज प्लग्ड इन ए वुडन बोर्ड। ठीक है। बॉक्स इज पुश्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इसमें तो वर्क होगा बेटा। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। बोलो बेटा। नो वर्क इज डन व्हेन देयर इज नो कंपोनेंट पैरेलल। ये आएगा बेटा इसमें। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपोनेंट अगर नहीं होगा ना फोर्स का, किसके पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उस केस में कोई भी वर्क काउंट नहीं होगा।
मतलब वर्क काउंट होना ज़रूरी तब है जब बॉडी अगर इधर चल रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट या तो उसके अलोंग होगा या उसके एंटी पैरेलल होगा, उसमें होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर में होगा ना होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ले बेटा जी, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, अगर होते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा इनको अच्छे से पढ़ के। और बेटा जी खुद ट्राई करो और इनके आंसर आप मेरे को है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैं यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब डिस्कस करेंगे तो ये मान लो 1 है, ये 2 है बेटा, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है बेटा, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, अपने घर से इनको बेटा आराम से बैठ के टाइम लगाओ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। तो प्लीज़ बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं एक बेहतर और बेहतरीन तैयारी के साथ आप लोगों के बीच में आ सकूं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।